हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी सिंह क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं व्यंजन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन पहले समझते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजन 33 होते हैं और इनको परतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परतंत्र। तो अपन सबसे पहले परिभाषा से समझते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो मुख से बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर नहीं निकलते हैं। मुख से बाहर नहीं निकलते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जो अपने मुख से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। और इनका जो ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। और इनको परतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। इन्हें परतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिन्हें अपन बोलते हैं तो अपने मुख में कुछ ना कुछ तो अवरोध उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ तो रुकावट होती है। तो ऐसे वर्ण अपने मुख से बोलते वक्त बिना किसी अवरोध की या रुकावट के बाहर नहीं निकलते, उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के कभी नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हें अपन परतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। परतंत्र ध्वनियां मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर करती हो। अपने जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि का, तो अपना जो का है वो आधा होता है प्लस इसमें आ। अपना जो का है इसमें छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। अगर इस का में से छोटे आ को अपन बाहर निकाल दें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसे अपन बोल नहीं सकते हैं। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो अपने व्यंजन है वो स्वरों की सहायता के बिना तो बोले ही नहीं जाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजनों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। ठीक है, और व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। दूसरे पे आता है अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और अपने जो तीसरे वाले होते हैं वो होते हैं ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन और तीसरे होते हैं ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या होती है 25। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये होते हैं अपने का से लेकर माँ तक होते हैं।
ठीक है। इन्हें याद करने का एक बढ़िया तरीका है, मतलब स्पर्शी व्यंजन किसी ने पूछा कितने होते हैं, कम होते हैं। कम मतलब का से लेकर माँ तक होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, और होते कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अगले हैं ऊष्मी संघर्षी व्यंजन, तो इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, सा, शा, श, हा, ठीक है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्मी संघर्षी। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ऊष्मी संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन को लेकर चलेंगे कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है। पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन की सबसे पहले अपन परिभाषा समझेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या वायु मुख के किसी भी स्थान से स्पर्श करते हुए अपने मुख से बाहर निकलती है। जैसे ऐसे वर्ण, परिभाषा समझेंगे पहले। ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय वायु, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या वायु, जिह्वा या वायु मुख के, जिह्वा या वायु मुख के किसी विशेष स्थान, मुख के किसी विशेष स्थान, मुख के किसी विशेष स्थान से स्पर्श करती है तो उन्हें अपन स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्शी का मतलब समझ में आया, जब अपन कोई भी वर्ण बोलें उसका उच्चारण करें तो अपनी जो जिह्वा है या अपने मुख से जो वायु निकलती है वो मुख के किसी भी विशेष स्थान से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए अपन इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहाँ से होते हैं, का से लेकर माँ तक होते हैं। तो आइए अपन स्पर्शी व्यंजनों के उच्चारण स्थल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपन ने व्यंजनों के प्रकार पढ़े थे, जिनमें व्यंजन 3 प्रकार के थे। पहला था स्पर्शी व्यंजन, दूसरा था अंतस्थ व्यंजन और तीसरा था ऊष्मी संघर्षी व्यंजन। तो उसमें से अपन लेके चलते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक होते हैं। अपन पढ़ेंगे इनके उच्चारण स्थल, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना का वर्ग। का वर्ग जो होता है जिसे अपन बोलते हैं जैसे का, ख, ग, घ, ण, इनको जब अपन बोलते हैं तो जो अपनी वायु है वो कहाँ से, ध्वनि है वो कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कंठ से। इसलिए का वर्ग जो पूरा है, इस का वर्ग का उच्चारण स्थल अपन कहेंगे कंठ। कंठस्थ व्यंजन है ये पांचों, कैसे हैं, कंठस्थ व्यंजन है, क्योंकि जब अपन इनको बोलते हैं तो जो ध्वनि है वो कंठ से होकर निकलती है, ठीक है। अगला आता है अपना चा वर्ग। क्या आता है, चा वर्ग। तो चा वर्ग इनको बोलो चा, छा, ज, झ, णा। जब अपन चा वर्ग को, इन सारे वर्णों को अगर अपन बोलते हैं तो अपनी जो जिह्वा है वो अपने मुंह के ऊपर जो चिकना स्थान है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। तो मुंह का जो अपना चिकना स्थान है ऊपर वाला, उसको अपन तालव्य बोलते हैं। तो चा, छा, ज, झ, ङ, इन चा वर्ग का जो पूरे चा वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वो क्या हो गया, तालव्य हो गया, ठीक है। अगला आता है अपना टा वर्ग। क्या आता है, टा वर्ग। तो टा को अपन बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा।
अगर अपन टा वर्ग के किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो अपनी जिह्वा है वो अपने मुंह के ऊपर एक खुरदरा स्थान है उससे जाकर अपनी जिह्वा टकराती है, एक खुरदरे स्थान से अपनी जिह्वा टकराती है। उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन। ठीक है, तो टा वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वो क्या हो गया? मूर्धा या मूर्धन हो गया। अपने मुख का जो ऊपर का खुरदरा स्थान है उसे अपन मूर्धा कहते हैं, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थल हो गया मूर्धा। ठीक है, अगला आता है अपना ता वर्ग। क्या आता है? ता वर्ग। तो अपन पहले इनको बोल के देखते हैं। ता, था, द, ध, न। जब अपन इन वर्णों को बोलते हैं तो इन्हें बोलते वक्त अपनी जो जिह्वा है वो कहाँ से? दांतों से स्पर्श करती है, दांतों से स्पर्श करती है। इसलिए ता वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वो क्या हो गया? दंत। क्योंकि अपन कोई भी वर्ण बोल रहे हैं तो अपनी जो जिह्वा है वो दांतों से टकराती है। ठीक है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थल हो गया दंत। अगला आता है पा वर्ग। क्या आता है? पा वर्ग। तो इनको बोलो पा, फा, बा, भा, मा। अपन इन वर्णों को बोल रहे हैं तो अपन क्या काम कर रहा है? अपने होठ एक दूसरे को छू रहे हैं। ठीक है, तो पा वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वो क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ठीक है, अब स्पर्शी व्यंजनों को प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर दो दो भागों में बांटा गया है। ठीक, प्राणत्व के आधार पर अपने व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो एक होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अपन समझते हैं कि अल्प प्राण होते क्या हैं। अल्प प्राण होते क्या हैं? तो जिन वर्णों को बोलते वक्त, ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते वक्त कम समय लगता है, अपने मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उसे अपन अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा ये सब क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, पहले वर्ग के ये सारे, तीसरे वर्ग के सारे व्यंजन और पांचवें वर्ग के सारे व्यंजन, इनको अपन क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अगला है महाप्राण। महाप्राण मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, अपने मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ग है, प्रत्येक वर्ग दूसरा और चौथा, दूसरे चौथे वर्ग के जो व्यंजन हैं ये कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। जैसे अपन बोले खा और का है अपना अल्प प्राण। जब अपन का बोलते हैं तो मुख से थोड़ी सी वायु बाहर निकलती है, जैसे का। लेकिन अपन खा को बोले खा तो ज्यादा वायु मुख से बाहर निकलती है। इसलिए जिसमें ज्यादा वायु मुख से बाहर निकलती है वो महाप्राण होते हैं, और जिनमें कम वायु बाहर निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दूसरे चौथे व्यंजन है, दूसरे चौथे वर्ग के जो व्यंजन हैं वो अपने महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, अगला आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। सघोष कौन से होते हैं? सघोष का मतलब होता है जोर सहित, और अघोष का मतलब होता है जोर रहित। मतलब जिन व्यंजनों को बोलते समय, अघोष, जिन व्यंजनों को बोलते समय जोर कम लगता हो उन्हें अपन अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें अघोष कहते हैं। और अगला आता है सघोष। सघोष मतलब जोर सहित, जिन्हें बोलते समय जिन्हें बहुत कठिनाई से बोला जाता है उन्हें अपन सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे अपना है का, तो का को बोलते समय अपन को ज्यादा कठिनाई, ज्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है, अपने मुख पे ज्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए इन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, अपना जो ये है गा वर्ग, ये होता है सघोष। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं तो अपने मुंह से, जैसे अपने बोला गा, क्या बोला गा, इसे बोलते वक्त ना अपने जोर
देना पड़ रहा है इन्हें बोलते वक्त, इसलिए इन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने व्यंजनों के उच्चारण स्थल पढ़ लिए और इन व्यंजनों को प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण महाप्राण, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अल्प प्राण होते हैं जिनमें कम वायु बाहर निकलती है मुख से, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। घोषत्व के आधार पर अघोष का मतलब होता है जोर रहित, सघोष का मतलब होता है जोर सहित। जिन व्यंजनों को बोलते समय जोर देना पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, और जिनमें जोर नहीं देना पड़ता है उन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक था व्यंजन, जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।